अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। पाकिस्तान के 4 सूबे और चारों सूबों के अपने अपने मसले मसाइल, अपने अपने चैलेंजेस, और चारों सूबों में जो हुकूमतें बनाई गई इलेक्शंस के बाद उनको तकरीबन 1 साल मुकम्मल हो चुका है। अब ये चैलेंजेस, मसले मसाइल, आवाम की परेशानियाँ, ये जो हुकूमतें थी नई आने वाली, इन्होंने कैसे इसका मुकाबला किया? 1 साल में क्या कोई बुनियाद रखी जिससे आने वाले सालों में ये जो मसाइल हैं या आवाम की बेहतरी के लिए सूबों में कुछ हो सके? वज़राए आला जो चारों सूबों के बने, दिलचस्प बात यह भी कि हर सूबे में मुख्तलिफ हुकूमत और जो पाकिस्तान की बड़ी जमातें हैं उनकी हुकूमत, यानी सिंध में आप देखें पीपल्स पार्टी को नुमाइंदगी मिली, पंजाब में नून लीग, खैबर पख्तूनख्वा में आई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और बलूचिस्तान में एक जॉइंट हुकूमत बनी। ये किस तरह से नुमाइंदगी कर रहे हैं? क्या ये आवाम के जो मसले मसाइल हैं उनको टच भी कर पाए हैं, और कैसी रही है इनकी कारकर्दगी? ज़रा अपने तज्ज़ियाकारों से इसका एनालिसिस जानते हैं और रेट करवाते हैं कि चारों सूबों के वज़राए आला की अगर कारकर्दगी का मुकाबला करें तो कौन सबसे आगे और कौन सबसे पीछे, और किसने सही डायरेक्शन में कदम रख दिया है। हमें ज्वाइन करें सारी डिस्कशन के लिए सलीम साफ़ी साहब, इरशाद भट्टी साहब, उमर चीमा साहब और फ़ख्र दुरानी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। भट्टी साहब, आप सबसे पहले बताइएगा, चारों सूबों में आपका पसंदीदा वज़ीर आला कौन, और उसकी क्या बात आपको अच्छी लगी, और जिसकी नहीं लगी वो कौन है और क्यों नहीं अच्छी लगी? मैडम शेख, जैसा कि आपने अपने इंट्रो में भी फरमाया कि हालात मुख्तलिफ हैं, वाक़यात मुख्तलिफ हैं, मसाइल मुख्तलिफ हैं, इसलिए कंपैरिजन किया ही नहीं जा सकता। हाँ, अलबत्ता सिंध और पंजाब का कंपैरिजन किया जा सकता है, और यानी किसी हद तक, लेकिन बाकी बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा का पंजाब या सिंध से कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? हम अगर अली अमीन गंडापुर को ले लें तो वफाक में मुखालिफ हुकूमत है, दहशत गर्दी का मरकज़ सूबा है, 3-12 फंड्स की तकसीम है। अगर 3,000 रुपये मिसाल के तौर पे KP को मिलें तो 12,000 पंजाब को मिलते हैं। 1 पेज की सहूलत मुयस्सर नहीं है अली अमीन गंडापुर को, पूरा निज़ाम ख़िलाफ़ है। एक तरफ साजिशें हैं और दूसरी तरफ मुसलसल वो इhtजाज में रहे, और अफ़गानिस्तान की सरहद लगती है, अफ़गान पनाह गुज़ीन ज़्यादातर हैं वहाँ। इमरान खान जेल में है, पार्टी टूट चुकी है, पार्टी के अहम लोग पार्टी छोड़ चुके हैं, और पार्टी में इख्तलाफात हैं, और वजूद का मसला है, उनको बका का मसला है। तो इसलिए अगर कोई अली अमीन गंडापुर का कंपैरिजन करता है मरियम नवाज़ साहबा से, या उनका कंपैरिजन करता है मुराद अली शाह से, तो ये नाइंसाफ़ी होगी। और जहाँ तक बाकी मामलात हैं मैडम शेख, एक ज़हन में बात रख लीजिएगा कि जब तक हम अपने बुनियादी मसाइल हल नहीं करेंगे, सूबे आगे नहीं बढ़ेंगे, पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ेगा। और बुनियादी मसाइल क्या हैं? आबादी बम है, मुआशी इस्लाहात हैं, और 18वीं तरमीम में तरामीम की ज़रूरत है, खसारा ज़दा सरकारी इदारे हैं, करप्शन, नाइली और चोर बाजारी है। और जब तक हम नए सूबे नहीं बनाएंगे तब तक ये अनमैनेजेबल चीज़ें रहेंगी। जहाँ तक मैडम शेख 1 साल जो गुज़र गया है उसका मामला है, तो गुज़रे 77 सालों में मुझे नहीं लगता जितने इश्तिहारात शहबाज शरीफ साहब के और मरियम नवाज़ साहबा के 1 साल में चले हैं और शाया हुए हैं, इतने किसी हुक्मरान के तस्वीरों वाले इश्तिहारात चले हों। शहबाज शरीफ साहब ने कमाल का एक इश्तिहार बनाया मैडम शेख, शायद आपकी नज़र से गुजरा, उड़ान पाकिस्तान। वो बच्ची बैठ के लिख रही थी और वो कदम रंजा फरमाते फरमाते आहिस्ता आए, और बच्ची ने कहा मेरा प्राइम मिनिस्टर पार्क में और मेरे बेंच पे, और फिर उसके बाद उन्होंने एक खूबसूरत चंद अल्फाज बोले और निकल गए। और मरियम नवाज़ साहबा का अभी चंद दिन पहले आया है मरियम कप्तान वाला इश्तिहार, क्रिकेट वाला इश्तिहार। काश ये हमारी टीम को दिखा देते तो हमारी टीम चैम्पियंस ट्रॉफी से आउट ना होती। वैसे मोहसिन नकवी साहब T20 वर्ल्ड कप से पहले राउंड में आउट होना और चैम्पियंस ट्रॉफी में पहले राउंड में आउट होना, ये सर आपका ही विजन है, मुबारक हो आपको। तो काश वो मरियम नवाज़ का इश्तिहार दिखा देते कि जब टीम मुश्किल में थी तो फिर छक्के मारती रही मरियम नवाज़, तो काश वो इश्तिहार दिखा देते। वो कहते हैं कि हम काम कर रहे हैं तो हमारे इश्तिहार बन रहे हैं ना, जो काम नहीं कर रहे उनके पास कुछ है ही नहीं इश्तिहार में दिखाने के लिए, तो मशहूरी किस चीज़ की करेंगे? नहीं मैडम शेख, नहीं मैडम शेख, बिलाशुबा हाँ, ये मानना पड़ेगा कि बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं पंजाब गवर्नमेंट ने, मरियम नवाज़ ने, लेकिन काम क्या कर रहे हैं ये अभी तय नहीं हो सकता। अच्छा। उसकी वजह ये है मैडम शेख कि मैं वो भूल ना जाऊं, इस पूरे साल का एक फिक्रा है क्या
जो सबसे हिट फिक्रा कि मुराद अली शाह ले लो मरियम नवाज दे दो, वो कराची के ताजर का। ताजर साहब आपको सलाम। अच्छा मैडम शेख, उस मुल्क में 1 साल कारकर्दगी और पे डोंगरे क्या बसाने। वो पहली बात तो है कि वो वादे, वो दावे, वो नारे कहाँ गए? बिलावल भुट्टो के, मरियम नवाज के और आसफा भुट्टो साहबा के सारे, कि बिजली फ्री देंगे 300 यूनिट और वो घर बनेंगे, नौकरियां डबल होंगी, वो पता नहीं वादे कहाँ गए। दूसरा, इखलाकी बर्तरी का सवाल है मैडम से, ये इखलाकी बर्तरी लेस साल था, वजूद का बुरहान है इस हुकूमत को जिस तरह ये हुकूमत आई। फिर है 26वीं आईनी तरमीम, अदलिया का तकद्दुस, पीका जैसा काला कानून इसी 1 साल में, आज़ादी इज़हार राय, इलेक्शन एक्ट तरमीम में, नैब तरमीम में और जलसा कानून साजियाँ। तो मैडम शेख हम कहाँ खुशियाँ मना रहे हैं इन इश्तिहारों पर, जब आइन की रूह पाश हो चुकी हो, जब पार्लियामेंट का तकद्दुस पाश हो चुका हो। 5 मिनट में 5 बिल मंजूर हुए हैं ये इस पार्लियामेंट में। अदलिया की आज़ादी पाश हो चुकी हो, आज़ादी इज़हार राय पाश हो चुका हो, सियासी मुखालफिन पाश हो चुके हों, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म अदूलियां हो रही हों, जजेस खत लिख रहे हों। सर मुझे आपने जो पॉइंट्स उठाए बड़े अहम पॉइंट्स हैं, मुझे उसको आगे ले जाने का मौका दे। सलीम साफी साहब से पूछते हैं, पहला जो आपका नुक्ता था साफी साहब, क्या वाकई में मुकाबला नहीं हो सकता कारकर्दगी का मरियम नवाज और अली अमीन गंडापुर साहब की? मेरे ख्याल में इनका मुआवजा करना बिल्कुल नाइंसाफ़ी है। क्यों? खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की तरजीहात एक होनी चाहिए और पंजाब की दूसरी है। खैबर पख्तूनख्वा को इस वक्त सबसे बड़ा मसला जो दरपेश है वो लॉ एंड ऑर्डर का है और पुलिस की बदहाली है और टेररिज्म का है, लेकिन पंजाब में ऐसी कोई चीज़ नहीं है। ये अभी देखें कि पंजाब में मेला हो रहा है, खुशी की बात है। पंजाब हमारा भी सूबा है, अगर पंजाबी खुश हैं तो हम उस पर खुश हैं, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त इस तरह के मेलों का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। क्रिकेट मैचेस आपने देखें कि पूरे पाकिस्तान के तमाम स्टेडियम्स में वो करवा रहे हैं, लेकिन पेशावर में कोई क्रिकेट मैच नहीं हो रहा। तो पंजाब का और खैबर पख्तूनख्वा का मुवाजना करना एक और हवाले से भी ठीक नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा के बहुत सारे बकायाजात हैं जो कि मरकज़ के ज़िम्मे वाजिबुल अदा हैं। मसलन वॉर ऑन टेरर के लिए जो फंड्स थे वो कुछ तो दे दिए गए हैं, लेकिन रिहेबिलिटेशन का काम अभी तक नहीं हुआ है। इसी तरह फाटा की आबादी खैबर पख्तूनख्वा के साथ, लेकिन उसको उसके हिस्से की रकम नहीं दे दी गई। तो पंजाब के साथ इस तरह का कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता, क्योंकि पंजाब का जो हक़ है, मरकज़ में भी उनकी हुकूमत है और पंजाब मरकज़ उनके हुकूमत के पैसे को नहीं रोक सकती। फिर बलूचिस्तान को आप देखें तो बलूचिस्तान की भी इस वक्त प्रायोरिटी वो या नंबर 1 मसला वो लॉ एंड ऑर्डर है। वो भी तरक्याती कामों की तरफ पूरी तरह अगर चाहें भी तो मुतवज्जे नहीं हो सकते। तो फिर ठीक है, करप्शन भी एक मसला दोनों सूबों में है। करप्शन खैबर पख्तूनख्वा में भी है और बलूचिस्तान में भी है और सिंध में भी है और किसी हद तक पंजाब में भी है, लेकिन बलूचिस्तान के साथ भी उसका मुआवजा नहीं किया जा सकता। और ये भट्टी साहब की बात ठीक है कि अगर मुआवजा करना है तो ज़्यादा से ज़्यादा सिंध और पंजाब का किया जा सकता है। सर लेकिन कहा यह भी जाता है ना कि गंडापुर साहब की अगर शुरू से तवज्जो कामों पर होती, वर्किंग रिलेशनशिप एक वो डेवलप करते विफाक के साथ, तो हालात उनके लिए और उनके सूबे के लिए भी बेहतर हो सकते थे। नहीं, ये अच्छे अल्फाज हमारे होते हैं, वर्किंग रिलेशनशिप और फलां और हम ख़ुद भी उसकी वाज़ नसीहत करते हैं, लेकिन ये इतना आसान नहीं होता। गंडापुर साहब अपने इख्तियार के मालिक नहीं है, वो इमरान खान साहब की मर्ज़ी से ही वो अपने ताल्लुकात मरकज़ के साथ खुशगवार रखेंगे या ख़राब रखेंगे। ठीक है। तो ये इन दोनों के खुशगवार ताल्लुकात नहीं हो सकते, बावजूद इसके कि कुछ जगहों पे एक दूसरे के साथ ताउन हो रहा है, लेकिन जिसको वर्किंग रिलेशनशिप कहता है तो वो इन दोनों का नहीं हो सकता।
बलूचिस्तान में भी फिर ये मसला है कि बलूचिस्तान में वज़ीर-ए-आला पीपल्स पार्टी का है, तो उनके साथ भी किसी वज़ीर-ए-आला के साथ वो शफ़क़त और वो इनायत नहीं हो सकती जो कि पंजाब के वज़ीर-ए-आला के साथ हो रही है। फ़खर, क्या आप इससे इत्तफ़ाक़ करते? शुक्रिया लीना, पहले तो वेलकम बैक। अच्छा, पहले मैं जो आपका सवाल है उससे पहले मैं भट्टी साहब का जो एक सवाल उठाया गया था उस पर बात कर लेता हूँ। भट्टी साहब ने कहा कि जो जितनी भी सहूलियात और जितनी भी जो विफाक की तरफ से वो दी जा रही हैं पंजाब को, क्या खैबर पख्तूनख्वा को, और उस हवाले से जो उन्होंने वो कहा है कि जो खैबर पख्तूनख्वा के ओवरऑल जो हालात हैं वो डिफरेंट हैं बजाय इसके कि जो पंजाब है या सिंध के हवाले से। देखें, जो खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत है पीटीआई की, वो कोई 1 साल से नहीं है, वो पिछले 12 साल से हुकूमत है और 10 साल तक जो है वो हालात चले अभी नासाजगार हैं, ये मान लिया जाता है। पिछले 10 साल से तो मरकज़ में भी एक दफ़ा इनकी हुकूमत रही, उससे पहले भी वफाक की तरफ से कोई इस तरह का जो कोऑपरेशन है वो लैक ऑफ कोऑपरेशन नहीं था। पहले तो था, इनको परफॉर्मेंस के हवाले से किसी ने नहीं रोका था इनको। तो कारकर्दगी के लिए मेरा ख्याल है वो ना दिखाना हो तो 100 बहाने जो है वो मिल जाते हैं। जहाँ तक बात है परफॉर्मेंस के हवाले से, जो इन सूबों का अगर कंपैरिजन किया जाए उसमें देखें, ये भट्टी साहब भी इस हवाले से इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि जो परफॉर्मेंस के हवाले से इस टाइम कंपैरिजन सिर्फ सिंध और पंजाब का हो सकता है। सलीम साफ़ी साहब भी यही बात करें। इसमें कोई शक नहीं कि जो पंजाब में एक तो जो काम एक होता है कि इश्तिहारों की हद तक नहीं है, बल्कि ग्राउंड के ऊपर भी अगर आप जाएं देखें तो वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ काम होते हुए नज़र आएगा, चाहे वो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से हो कि जिस तरह जो सड़कें और वो तामीरात की जा रही हैं, उसके साथ साथ जो सिर्फ ये जो एक लेबल लगाया जाता है नून लीग के ऊपर कि ये सिर्फ सड़कें बनाना, पुल बनाना, मोटरवेज बनाने के हवाले से है, उसके अलावा भी बेशुमार काम हो रहे हैं, चाहे वो नौजवानों के हवाले से हों, एजुकेशन रिफॉर्म्स के हवाले से हों, बाकी ओवरऑल जितने भी हैं वो हमें नज़र आते हैं। अभी पिछले हफ्ते मैं ट्रैवल कर रहा था पंजाब के हवाले से, जो मेरे लिए एक बड़ी अच्छी चीज़ जो कि मैं समझता हूँ, ये इश्तिहारों की बात की जाती है कि मरीम नवाज़ अपने जो इश्तिहारों पे जो है वो इस तरह वो कर रहा है। मैं तो ये हैरान हूँ कि जो सबसे मुझे अच्छा काम लगता है पंजाब में वो है सफाई के हवाले से एक जो मेकनिज़म तैयार किया गया है, जो शहरों में सफाई का निज़ाम बनाया गया है, वो किसी इश्तिहार में मुझे नज़र नहीं आया जो ये अपनी जो प्रोजेक्शन कर रही हैं ये काम के हवाले से। सुबह सुबह मैं ट्रैवल कर रहा था, बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग, वहाँ पे जो बाकायदा जो सफाई का एक स्टाफ है अपने यूनिफॉर्म में, प्रॉपर जो शाहराएँ हैं, जो शहर के इर्द गिर्द की जो हैं वो उसकी सफाई के हवाले से, और ये वाज़े तौर के ऊपर पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में नज़र भी आता है। अनफॉर्चुनेट है कि वो शायद इनकी प्रायोरिटी में जो इश्तिहारात हैं या उसके हवाले से वो नज़र नहीं आता, लेकिन जो एक बेहतरीन काम है जो बाकी सूबों को भी इसको फॉलो करना चाहिए। दूसरा एक काम जो मैं समझता हूँ कि जो ना नवाज शरीफ अपने दौरे हुकूमत में जो कि समझा जाता है कि वो बड़े जो है वो उनकी ग्रिप होती थी जो इक़्तिदार के ऊपर, वो कर सके, और ना ही शहबाज शरीफ जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव हवाले से बड़ा सख्त गिर समझे जाते हैं वो कर सके थे। मरीम नवाज़ ने किया वो है जो ब्यूरोक्रेसी में जो ट्रांसफ़र एंड पोस्टिंग के हवाले से इंटरफेरेंस थी, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। मैं समझता हूँ कि ये एक वो काम है जो कि पॉलिटिकल, इसमें हमेशा से होता है कि सियासी तौर के ऊपर दबाव आता है, चाहे वो वज़ीर आला हों या वफाक में वज़ीर आज़म हों, उनके ऊपर सियासी अपने इत्तेहादियों का जो या अपनी पार्टी के इलेक्टेड जो लोग होते हैं, ट्रांसफ़र एंड पोस्टिंग मनपसंद DPOs हों, DCOs हों, ये उनकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए वो किया जाता है। मरीम नवाज़ ने वो तमाम तर जो पॉलिटिकल प्रेशर था जो कि ना शहबाज शरीफ और ना ही नवाज शरीफ बर्दाश्त कर सके थे, ये करते हुए एक सिस्टमेटिक तरीके से जो ब्यूरोक्रेसी में जो ट्रांसफ़र एंड पोस्टिंग का निज़ाम मुतारिफ़ कराया। मैं समझता हूँ कि इसको जारी रहना चाहिए और ये एक बेहतरीन काम है। और तीसरा एक काम जो मैं समझता हूँ उसको जो डिस्कस करना बड़ा अहम है वो ये है कि आपने देखा होगा कि मरीम नवाज़ की ये जितने भी इश्तिहारात और ओवरऑल जो जलसों में गो के इस हवाले से काफ़ी सवालात भी उठाए जाते हैं, वो ये पंजाब के जो अवाम है उसके लिए अपने एक माँ के तौर के ऊपर उसको वो करती हैं कि मैं सबकी जो है वो माँ हूँ। इसका मतलब यही है कि वो जो पंजाब हुकूमत है या जो रियासत है वो माँ है, उसके हवाले से ये एक अच्छा एक काम है कि वो एक नौजवानों के लिए ये एक मैसेज जो माँ के शफ़क़त के तौर के ऊपर वो दे रही हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये तब तक पूरा नहीं हो सकता जो एक माँ के हवाले से है। देखिए हमारा जो मुआशरा है उसमें बहुत ज़्यादा
ख़ास तौर के ऊपर जो कैरेक्टर के हवाले से और उसके हवाले से बड़ी जो है वो उसमें ज़रूरत है कैरेक्टर बिल्डिंग के हवाले से। ये मरीम नवाज़ को पंजाब में ख़ास तौर पे और जो दीगर सूबे हैं उनको भी इस हवाले से फॉलो करना चाहिए कि स्कूल लेवल पे जो एजुकेशन डिपार्टमेंट्स हैं उसमें कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए और जो कैरेक्टर एजुकेशन है उसके लिए नए नए जो कोर्सेज़ हैं वो मुतारफ़ कराने चाहिए, ताकि हम एक जो नई नस्ल तैयार करें एटलीस्ट उनमें वो माशरती तौर के ऊपर वो अक़दार होने चाहिए कि आप उसके हवाले से कहीं भी जाके फ़ख्र कर सकें कि ये पाकिस्तान के एक अच्छे उससे जो तालीमी निज़ाम है उससे वो करके है। तो मेरा ख्याल है कि मरीम नवाज़ की तरफ से ये जो खाली जो है वो माँ का जो एक नारा लगाया गया वो उससे काम नहीं चलेगा। ये इनको चाहिए स्कूल एजुकेशन में रिफॉर्म्स लाएं और जो नई जो स्कूल से नई नस्ल आ रही है उसके लिए कैरेक्टर एजुकेशन का वो इंट्रोड्यूस करें। एजुकेशन में हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कोई ना कोई ओवर हाउलिंग होगी या फिर हमें एजुकेशन की सख्त शदीद ज़रूरत है इमरजेंसी लगने की, उस तरह से ना वफाकी सतह पर ना सूबों की सतह पर हमें काम देखने को नहीं मिला। उमर चीमा साहब, ये टेक अवेज आपकी तरफ लेके आते हुए आपका क्या इसके ऊपर राय है? ये जो सवालात यहाँ पर उठाए गए कि मुकाबला हो नहीं सकता, इससे मुतल्लिक भी, और आप जनरली अगर असेस करें चारों सूबों को तो आपको कौन बेहतर या कौन पीछे लगा? अलीना, मेरा ख्याल है कि हम केपी से शुरू कर लेते हैं, क्योंकि साफ़ी साहब भी बात कर रहे थे, इरशाद भट्टी साहब भी बात कर रहे थे कि चूंकि केपी जो है वो एक दहशतगर्दी का शिकार है, उधर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अच्छी नहीं है, तो उसका कंपैरिजन नहीं हो सकता पंजाब के साथ। पंजाब का अगर कंपैरिजन हो सकता है पंजाब का और सिंध का हो सकता है, ये बात दुरुस्त है काफ़ी हद तक। लेकिन अगर हम केपी का देखें तो जितनी देर से इमरान खान की गवर्नमेंट केपी में है, अगर उसका ही हम देख लें तो क्या वो ऊपर की तरफ गए हैं या नीचे की तरफ गए हैं। अगर हम यही देख लें कि जब इनकी गवर्नमेंट पहली दफ़ा आई थी, इन्होंने एक अच्छा आरटीआई लॉ लेकर आए थे, राइट टू इंफॉर्मेशन लॉ, इन्होंने पहल की थी, पंजाब ने इनको फॉलो किया था। फिर बाद में इन्होंने क्या किया, इन्होंने उस अपने ही लॉ के पर काटना शुरू कर दिए। इन्हें जब एक हीट फील होना शुरू हुई, क्योंकि इन्होंने अपोजिशन में टाइम गुजारा था, तो जब इनको खुद सवाल होना शुरू हुए तो इन्होंने जो इनकी असम्बली है उन्होंने उसके जो मजीद लेजिस्लेशन करके उसको टोन डाउन कर दिया। अगर जो मुझे याद है, जो लास्ट टाइम मैंने सुना था, इनका जो इस टाइम जो आरटीआई कमीशन है केपी में वो इनएक्टिव है, क्योंकि उधर इन्होंने चेयरपर्सन को लगाया हुआ है, उसके बाद ये बंदे नहीं पूरे कर रहे, क्योंकि बंदे पूरे करेंगे तो फिर फैसले भी करने पड़ते हैं। ये इनकी हालत है। इसी तरह ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का लॉ लेकर आए थे, उसको इन्होंने खुद ही खत्म किया। फिर इन्होंने कोई एक एहतसाब ब्यूरो टाइप कोई इस तरह की कोई चीज बनाई थी, फिर उसके चेयरमैन को फारिग किया, आजकल फिर उस काम पर लगे हुए हैं जी कि हमने नए सिरे से वो बनाना है। और अगर हम इनकी इस बात पर आ जाएं टेररिज्म के हवाले से, तो क्या टेररिज्म जो है वो सिर्फ रोने पीटने का नाम है, वो मातम करने का नाम है, या कि एक्शन लेने का नाम है? हमारे यहाँ जो टेररिज्म का नैरेटिव है वो यही है कि हमने इतनी कुर्बानियां दी। भाई, ये कुर्बानियां कोई अच्छी बात नहीं है कि आप कुर्बानियों पे कुर्बानी देते जा रहे हैं। पहले हम ये सुनते थे, हमारी फेडरल गवर्नमेंट भी ये कहती थी हमारा जी 60,000 बंदा अब तक शहीद हो चुका है। ऐसे है कि जैसे हमने कोई टारगेट है जो पूरा करना है कि हमने 1 लाख करना है। ये तो कोई बात नहीं है ना। इसमें आप अपनी नाअहली की बात नहीं करते कि हमारे बंदे क्यों मर रहे हैं। केपी में इतनी देर से टेररिज्म है, अगर मैं इसका ही मुआवजना पंजाब से करूं, उधर काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है पंजाब का, और इनका काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है, उसका कोई मुआवजना नहीं है। बेसिकली जो पंजाब का काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है वो जितना वो वेल इक्विप है, या उनके पास जितना स्टाफ है, जो रिसोर्सेज हैं, वो बेसिकली केपी वालों के पास होने चाहिए। लेकिन इसमें पंजाब का तो कसूर नहीं है, केपी की तरजीहात में शामिल नहीं है। आप बार बार जो है इन्हीं के बात डाल देते हैं जी कि फौज वाले कर रहे हैं, आप उनसे क्यों नहीं इख्तियार लेते? आप साबित करें, आप कहें जी कि आपसे तो अभी तक नहीं हो सका, हम इसकी जिम्मेदारी लेते हैं, हम अपनी फोर्स को तैयार करते हैं। आप इस बात पे यकीन भी रखते हैं कि जो पुलिस है वो इस मामले में ज्यादा अहम रोल प्ले कर सकती है, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ज्यादा एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कर सकता है, आप उनको क्यों नहीं मुतहर्रिक करते? आप तो आए दिन ये है कि पुलिस के इख्तियार भी अपने पास लेने की कोशिश कर रहे होते हैं कि जो डीपीओ है क्या वो आईजी चेंज करेगा या कि वो चीफ मिनिस्टर चेंज करेगा। वो हर टाइम वो लोग जो है इस बात पे परेशान होते हैं। ठीक है। अब ये है कि अगर पंजाब की बात की जाए, अगर मुआवजना ही कर लिया जाए, सिंध का और पंजाब का कर लिया जाए, तो मेरा ख्याल है कि पंजाब के साथ सिंध का मुआवजना नहीं है। ठीक है, पंजाब में ओवरऑल आप जो है इनके नून लीग पे आपको 100 इतराज हो सकते हैं, लेकिन ये
मैं पहले भी बात कर चुका हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से पीपल्स पार्टी की बड़ी खिदमात हैं, एजुकेशन के हवाले से पीटीआई को कोई छू नहीं सकता। लेकिन अगर कोई गवर्नेंस आपको थोड़ी बहुत नजर आती है या अगर ब्यूरोक्रेसी किसी के साथ काम करने को तैयार होती है, वो उनके साथ होती है। ओवरऑल पंजाब जो है बहुत बेहतर है, दूसरे सूबे जो हैं वो बेहतर हो सकते थे। अब तो वसाइल वाले वो मसले भी नहीं है। अब तो एनएफसी का जो है कि आपको हिस्सा मिलता है। अब तो बात का ये होता है कि अच्छा, ये दोनों आपकी बातें बड़ी दिलचस्प है। इसके ऊपर मेरा ख्याल है भट्टी साहब और साफी साहब से उनकी राय या उनके दलाइल भी जान लेते हैं, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, फिर वापस इसको कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक। सूबों में जो हुकूमतें हैं उनको 1 साल तकरीबन मुकम्मल हो चुका है, इसी को हम कंपेयर कर रहे हैं। सलीम साफी साहब, ब्रेक पे जाने से पहले फ़खर ने भी और फिर उमर ने भी कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में जो मसाइल हैं उसमें इंटेंशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, और खैबर पख्तूनख्वा 1 साल में जिस तरह से लेके चली वो बिल्कुल मुकाबला भी बनता है और इनके मसाइल अपने ही क्रिएट किए हुए हैं। कैसे जवाब देंगे? देखिए, खैबर पख्तूनख्वा इसमें कोई शक नहीं है कि एक तो वहाँ पे गुज़िश्ता 14-15 साल से पीटीआई की हुकूमत है, और आज अगर वहाँ के कुछ इदारे वो कमज़ोर हैं तो उसके लिए पीटीआई ही ज़िम्मेदार है। लेकिन जो उन्होंने सीटीडी की बात की, तो सीटीडी पंजाब की आज से साल पहले भी बेहतर थी खैबर पख्तूनख्वा की बनिस्बत, और उससे पहले साल पहले भी बेहतर थी, और एनपी की हुकूमत में भी बेहतर थी। तो वहाँ की सीटीडी जो है पंजाब की, वो उनका जब मुआवजा किया जाता है दीगर सूबों से, तो वो दीगर सूबों से सालों से अच्छा चला आ रहा है। इसमें भी कोई शक नहीं कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की तरजीहात में भी मसला है, और वो ज़्यादातर पॉलिटिक्स की तरफ उनकी तवज्जो है। अब 18th अमेंडमेंट के बाद लॉ एंड ऑर्डर सूबाई मसला तो है, लेकिन ये जो खैबर पख्तूनख्वा में जो कुछ हो रहा है और जो बलूचिस्तान में हो रहा है, वो सिंपल लॉ एंड ऑर्डर का मसला नहीं है। वो मरकज़ और सूबों को एक दूसरे के साथ हाथ में हाथ डाल के ही हल करना होगा, वो मामूली मसले नहीं है। सर, इंटेंट की बात हो रही है ना भट्टी साहब, आप इसका किस तरह से जवाब देंगे? अगर पीटीआई करना चाहती तो उसके पास टाइम था, वो तब भी कर सकती थी और अब भी कर सकती है, उसकी इंटेंट ही नहीं थी, ये कहा जा रहा है दोनों की तरफ से। पहली बात तो ये मैडम शेख के फ़खर ने आपको वेलकम बैक किया, मैं भी खुशामद कर लूँ। जी आया नु पखैर रागले सत बिस्मिल्ला, क्योंकि आइंदा आपके साथ ही वक्त गुजारना है। दूसरी बात ये मैडम शेख के दूसरी बात ये मैडम शेख कि परवेज़ खटक साहब का जो दौर था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, अगर हम खैबर पख्तूनख्वा की सिर्फ बात करें, मैं बिल्कुल उमर चीमा साहब के साथ एग्री करता हूं कि आपको अपने इदारे डेवलप करने चाहिए, और आपको 11-12 साल हुए हैं। मैंने पहले बात की है 1 साल की, कि कंपैरिजन 1 साल में बनता है कि नहीं। लेकिन अगर आप सिर्फ केपी की बात कर लें तो आज गो के अली अमीन गंडापुर के भाई फैसल अमीन ने एक ट्वीट किया है, और 25 सेक्टर्स में 25 कामयाबियों का एक किताबचा उन्होंने ट्वीट किया है, और कहा है कि इस किताबचे के पैसे अली अमीन गंडापुर ने अपनी जेब से दिए हैं, ना कि हमारे टैक्सों के पैसों से इश्तिहारात छापे गए हैं। तो जहाँ तक बात है, परवेज़ खटक साहब वाहिद सीएम थे इनके केपी के जिन्होंने कोई बेहतर परफॉर्म किया था, जिनके दौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ केपी को सामने आप मॉडल सूबा लाती थी। उसके बाद परवेज़ खटक आतिफ खान की लड़ाई में महमूद खान की लॉटरी निकली और सूबा बिल्कुल नीचे चला गया। इस 1 साल में तो अली अमीन गंडापुर बेचारा कभी पिंडी तो कभी लाहौर तो कभी फिर ये दलील नहीं काम, ये दलील फिर में से वजन निकल जाता है ना कि इन दोनों का कंपैरिजन नहीं हो सकता, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा का। अगर खैबर पख्तूनख्वा के जो मसाइल हैं वो सॉल्व हो सकते थे या एटलीस्ट उसके लिए कोशिश हो सकती थी, तो फिर तो करनी चाहिए थी और फिर कंपैरिजन भी होना चाहिए। नहीं मैडम शेख, नहीं, मैं उस पर अभी बता चुका हूँ ना। मैं कह रहा हूँ कि उमर या फ़खर में से जो भी जवाब देना है। नहीं मैडम शेख, 2 जुमले सिर्फ। 1 साल में आप चचा वफाक में हो और ख़ुद पंजाब में हो, नवाज शरीफ साहब सर पे हों, 1 पेज हो, फंड्स हों और पूरा निज़ाम साथ हो, वो डिफरेंट सिचुएशन होती है। और एक बंदे की वजारत आला ख़तरे में हो, अपना चेयरमैन जेल में हो,
क्रैकडाउन हो रहे हो, फखर नहीं एग्री कर रहे, वो बार बार हाथ उठा रहे हैं। फखर क्या कह रहे हैं आप? मैं इन्हीं की उसमें जो है ना वो जवाब देता हूँ। देखें, वफाक में अभी इससे पहले नून लीग की हुकूमत से पहले बुज़दार की हुकूमत थी PTI की पंजाब में, और इमरान खान की वफाक में थी, और पूरी इस्टेब्लिशमेंट जोर लगा के कोशिश कर, मेरी बात पूरी कर सुने, नहीं देखें, ये बुज़दार साहब को किसी ने, बुज़दार साहब को इमरान खान लगाने वाला था ना, और बुज़दार साहब को 3 साल तक रखने वाला भी इमरान खान था, मजीद था। तो परफॉर्मेंस अगर देनी होती है तो ये फिर इस तरह के वो नहीं करने पड़ते कि खटक ठीक कर रहा था, उसके बाद जो है उसको महमूद खान को या अली अमीन गंडापुर को किसने लगाया? इमरान खान नहीं लगाया, और हटाना चाहता परफॉर्मेंस बेहतरी के लिए तो वो इमरान खान हटवा सकता था। भट्टी साहब कह रहे हैं बात अगर बुज़दार पे ही आ गई है तो फिर मरियम नवाज साहिबा की कारकर्दगी बेहतरीन है। फिर तो ना ही समझो। मजीद बात करते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक साफी साहब। के एक तो सवाल ये था कि 1 साल कारकर्दगी, बिल्कुल सर, तो हम इसलिए बुज़दार की तरफ और उनकी तरफ नहीं गए ना, महमूद खान वगैरह की तरफ। हमने इसी 1 साल का मुआवजा करना था, बिल्कुल। और उसमें मैं अब भी इस बात पे कायम हूँ कि इन दोनों सूबों का मुआवजा नहीं हो सकता। पंजाब के बॉर्डर पे अफगानिस्तान नहीं है, और पंजाब खैबर पख्तूनख्वा जो है वो गुज़िश्ता 40 साल से इस अफरीद को भुगत रहा है, और बलूचिस्तान भी तकरीबन 30-40 साल से इसको भुगत रहा है। उधर आप मरियम नवाज को वज़ीर आला बना दे या किसी और को वज़ीर आला बना दे, उनकी प्रायोरिटी लोगों की तवक्को ये, तो पहले तो मैं जिंदा रहूँ ना, मेरी जान माल का तहफ़्फ़ुज़ हो, तो उसके बाद ही मैं किसी और की तरफ तवज्जो दूंगा। और इस तरफ अगर अली अमीन तवज्जो नहीं दे रहे हैं तो वो ज़्यादती कर रहे हैं, और बलूचिस्तान में अगर सरफराज भुट्टी तवज्जो नहीं दे रहे हैं तो वो ज़्यादती कर रहे हैं। लेकिन इन दोनों का मुआवजा ना तो वसाइल के लिहाज से किया जा सकता है और ना टेररिज्म के सर इन्हीं दोनों पॉइंट्स के ऊपर उमर ने अभी जवाब, उमर कुछ कहना चाहेंगे? अलीना, मैं तो इरशाद भट्टी साहब ने जो बात की ना, जो मैं समझा हूँ, वो कह रहे थे कि जो उन्होंने एक किताबचा जारी किया है अपनी परफॉर्मेंस पे, और वो उन्होंने अपनी जेब से खर्च किया है, यानी कि ये बता रहे थे भट्टी साहब। अली अमीन साहब ने उसके पैसे में ये लिखा हुआ है। हाँ ठीक है। अच्छा, 2 चीजें हैं। एक तो भट्टी साहब जो बात कर रहे थे ना कि इनको वसाइल का इशू को 5 दिन पहले एक स्टेटमेंट या एक जगह पे खिताब कर रहे थे अली अमीन गंडापुर, और वो कह रहे थे कि हमारे पास 176 अरब रुपए सरप्लस हैं हमारे खजाने में, ठीक है। और दूसरा वो कह रहे थे कि IMF के टारगेट हमने अचीव किए हैं। तो उस लिहाज से तो उनको वसाइल का ऐसा इशू नहीं आ रहा। पहले वो बात करते थे मरकज के हवाले से, तो अभी तो वो खुद कह रहे हैं कि हमारे पास सरप्लस है। पहले तनख्वाहों का इशू होता था तो वो कहते थे कि हमारे पैसे नहीं आ रहे। अच्छा, दूसरा ये जो जेब वाली बात है ना भट्टी साहब, इसको जरा इन्वेस्टिगेट करें कि अली अमीन गंडापुर की जेब में किधर से पैसे आ रहे हैं, कि वो हर चीज अपनी जेब से अदा कर रहे होते हैं। कभी पार्टी की बात हो रही होती है, कहते हैं जी वो 50 लाख देना था तो अली अमीन गंडापुर ने अपनी जेब से दे दिया। किसी को जी 5 करोड़ देना था, अली अमीन गंडापुर ने अपनी जेब से दे दिया। और अगर अली अमीन गंडापुर जो है उनके आप असासे देखें, वो असासे जो कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन में डिक्लेयर किए हुए हैं, उन्होंने उसमें अपनी जो पूरी मालियत है वो कोई 11 करोड़ रुपए बताई हुई है, ठीक है। पिछले दिनों मैं उनका कहीं को 50 करोड़ का कहीं को पढ़ रहा था, तो मैं तो सरप्राइज होता हूं कि ये किधर से, इनको पैसे किधर से आ रहे हैं। और वैसे भी जो PTI है वो करप्शन के बड़ी खिलाफ है, तो उनको जो अपने चीफ मिनिस्टर से भी पूछना चाहिए कि ये पैसे किधर से आते हैं। कि आप जो है कि आपको कोई सरकारी खजाने की जरूरत ही पेश नहीं आती, आप अपनी जेब से ही सर बड़ा अहम सवाल आप उठा रहे हैं, और हम चाहेंगे कि अगर इससे मुतालिक कोई क्लैरिफिकेशन है, अली अमीन गंडापुर साहब के लिए भी हमारा फोरम मौजूद है, वो आए और कोई क्लैरिफिकेशन दे सकते हैं। फ़खर दुरानी साहब प्लीज़ क्लोजिंग आर्गुमेंट्स और कुछ भी नहीं, बस एक छोटी सी बात। देखें, ये सलीम साफ़ी साहब भी बात कर रहे थे, भट्टी साहब भी बात कर रहे थे कि 1 साल की कारकर्दगी और उसमें फिर जो मसाइल हैं। देखें, 1 साल में अगर हम रिसेंट मोस्ट का ही देखें, ये इंटेंशन के ऊपर होता है वफाकी सूबाई हुकूमत की कि क्या वो अवाम के मसाइल की तरफ
तवज्जो देना चाहती है या अपने उनकी जो है वो सियासी तौर के ऊपर? अभी जब ये नवंबर में ये धरना लेके आ रहे थे, उन्हीं दिनों में पारा चनार में जो है वो लोग मारे गए थे। इंटेंशन की बात होती है और लोगों की तवज्जो की बात होती है। ये बजाय इसके कि पारा चनार की तरफ तवज्जो देते, ये विफाक की तरफ चढ़ाई करके, तो कभी अवाम के मसाइल हल करना इनकी प्रायोरिटी रही नहीं है कि ये अवाम के जो मसाइल हैं या अपनी जो परफॉर्मेंस है उसको बेहतर कर सकें। ये सिर्फ अपने सियासी जो गोल्स हैं उसको सेट कर रहे हैं। ठीक है, इस डिबेट को इस चीज़ के ऊपर ख़त्म करते हैं कि हमारे पैनल इक्वली डिवाइडेड है। साफ़ी साहब और भट्टी साहब ये समझते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब का ख़ास तौर पर मवाजना नहीं किया जा सकता एक साथ की कारकर्दगी का, क्योंकि दोनों के ना सिर्फ मसाइल मुख्तलिफ हैं बल्कि जो वसाइल उनको दस्तियाब हैं वो भी उसमें डिस्पैरिटी है। लेकिन उमर चीमा साहब और फ़खर दुरानी साहब कहते हैं बिल्कुल मवाजना किया जा सकता है और पंजाब डेफिनेटली इस वक्त सबकत लिए हुए है सारे सूबों के ऊपर। आप अपनी राय का इजहार सोशल मीडिया के ऊपर कीजिएगा। आपको पता है हमारे यूट्यूब में आपने जाना है, एपिसोड जो अपलोड होती है उसके नीचे अपने सवाल लिखने हैं, तज्जियाकार का नाम लिखना है और हमें भेज देना है, हम प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।